अमात्य राक्षस से हुए वार्तालाप के बाद कोषाध्यक्ष बड़ी देर तक विचारों में उलझा रहा। उसने कोष स्थानांतरित करने के लिए हामी तो भर दी थी, पर वो अभी भी इस काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। कई बार उसके मन में विचार आया कि वो शाम को अमात्य से मना कर देगा, पर प्राणों का भय क्या नहीं करवा सकता। एक ओर उसे धनानंद के क्रोध का भय था, तो दूसरी ओर अमात्य राक्षस का उस पर किया हुआ उपकार, क्योंकि अमात्य ने ही धनानंद के सामने कोषाध्यक्ष को निर्दोष कहा था। तो इन्हीं सब विचारों में डूबे कोषाध्यक्ष ने जब अपने कमरे की खिड़की खोली तो सुर्ख लाल सूरज पश्चिम दिशा में समा जाने को था और मदनोत्सव का शोर अब लगभग थम सा रहा था। तो एक लंबी सांस लेकर खिड़की को झटके से बंद करके कोषाध्यक्ष तेजी से कक्ष से बाहर निकला और अगले ही पल उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। आइए कोषाध्यक्ष जी, मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। अमात्य राक्षस पहले ही जंगल में स्थित गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था और कोषाध्यक्ष को आते देख उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक चमक आ चुकी थी। अमात्य ने तुरंत गुफा का द्वार खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मशाल जलाई, वो कक्ष रोशनी से भर गया। चलते रहिए कोषाध्यक्ष जी। कुछ देर चलने के बाद जब वो दोनों रुके और कोषाध्यक्ष ने बिना कुछ कहे अपना स्थान लिया, तो उसने पाया कि अमात्य उसे ही घूर रहा था। क्या हुआ कोषाध्यक्ष जी, सब कुशल तो है ना? हाँ, सब कुशल है अमात्य राक्षस। नहीं, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूं अमात्य। मैं तो बस उसी विशेष कार्य के बारे में विचार कर रहा था। तो बताइए, क्या कार्य योजना है आपके पास? अति सुंदर। अब आप एक होनहार अधिकारी के समान बात कर रहे हैं। कार्य साधारण सा है, बस हमें उस कोष को उसके पुराने स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर पहुंचा देना है। कार्य सुनने में ही साधारण है अमात्य राक्षस, परंतु ये किंतु परंतु का समय नहीं है कोषाध्यक्ष जी। प्रश्न है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं। नहीं अमात्य, मैं निर्णय कर चुका हूं। तो यदि आप निर्णय कर ही चुके हैं तो इस कार्य की कुछ शर्तें भी हैं। कहिए, क्या शर्तें हैं? जब तक आप ये कार्य पूरा नहीं कर लेते, आपको ना ही किसी से मिलना है और ना किसी और को आपसे, फिर चाहे वो आपकी पत्नी, बच्चे या अमात्य शक्तार ही क्यों ना हो। इसके अलावा आप किसी से भी इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे, अपने आप से भी नहीं, क्योंकि यदि यह बात बाहर आई तो आप भली भांति जानते हैं कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मैं समझता हूं अमात्य। और स्मरण रहे, जब तक ये कार्य चलेगा आप कहां रहेंगे ये बात बस मैं और आपके साथी ही जान सकेंगे। परंतु जब अमात्य शक्तार से मेरी भेंट होगी और वो पूछेंगे कि इतने दिन में कहां था, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा अमात्य? क्या पता उसका अवसर ही ना आए। क्या? मेरे कहने का अर्थ है कि ये सब मैं संभाल लूंगा, तो आपको किससे क्या कहना है उसकी चिंता भूल जाइए। जी ठीक है। तो अब आप बताइए कि इस कार्य को आप किस प्रकार से करेंगे और आपको हमसे क्या सहायता चाहिए होगी। देखिए, इस अवधि में मुझे कम से कम 10 विश्वसनीय व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और 10 घोड़ा गाड़ियों की। और समय कितना लगेगा? कम से कम 21 दिन। 21 दिन? हाँ। ये 21 दिन कुछ अधिक नहीं है कोषाध्यक्ष जी? आपको यह समय अधिक लग सकता है अमात्य, परंतु हमारा कार्य इसलिए अधिक कठिन हो जाएगा क्योंकि हम दिन के 8 पहर यह कार्य नहीं कर सकते। हमें यह कार्य रात्रि में करना होगा। यदि हमारी यह सीमाएं न होती तो यही कार्य हम 10 दिनों में पूरा कर सकते थे। ठीक है, आपको अगर कुछ सहायता मुझसे चाहिए हो तो कहिए। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, इस कार्य में एक अड़चन आ सकती है अमात्य। बताइए, मैं उसका भी कोई समाधान खोज निकालूंगा। और वो अड़चन है रात्रि में विचरने वाले गुप्तचर। आप भली भांति परिचित हैं कि मगध में हर ओर गुप्तचरों का जाल फैला हुआ है
उनमें से कई गुप्तचर मगध के हैं और कुछ बाहर के भी। हमें उनसे विशेष सावधानी बरतनी होगी। उचित कहा आपने। चलिए, महाराज से कहकर इसका भी प्रबंध हो जाएगा। एक बार इन गुप्तचरों से छुटकारा मिल जाए तो हम बिना किसी भय के अपना कार्य कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, अमात्य राक्षस अपने रास्ते में आने वाली अड़चनों को मिटाना जानता है। ठीक है, अब मैं निश्चिंत होकर अपना कार्य आरंभ कर सकता हूं। तो कब से आरंभ करेंगे आप? मैं तो कहूंगा कि आज रात्रि से। उचित, सर्वथा उचित। अगले 1 माह तक सारे मगधवासी मदनोत्सव के उल्लास में व्यस्त रहेंगे, तो यही सर्वोत्तम समय है इस कार्य को संपन्न करने का। तो अमात्य राक्षस से चर्चा करने के बाद कोषाध्यक्ष अपनी योजना में जुट गया, जबकि उधर मगध के राजमहल में नृत्य संगीत के साथ मदिरा की नदियां बह रही थी और महाराज धनानंद इस नदी में डुबकियां लगा रहे थे। पर जैसे ही अमात्य राक्षस ने आकर धनानंद को प्रणाम किया, धनानंद के चेहरे पर प्रश्न की रेखाएं खिंचाई। महाराज धनानंद की जय हो। धनानंद ने अमात्य राक्षस को संकेत किया तो वो पास आकर उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है महाराज। वो विशेष कार्य आज रात्रि ही प्रारंभ हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। बैठिए अमात्य राक्षस और आनंद लीजिए मदनोत्सव का। आपके रहते धनानंद के किसी कार्य में बाधा आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। जो अमात्य राक्षस की योग्यता पर संदेह करे, उसे तो मैं इस संसार का सबसे बड़ा बुद्धिहीन कहूंगा। मदनोत्सव का रंग और मदिरा की तरंग और उस पर इतना बड़ा कार्य आरंभ होने की सूचना के बीच धनानंद ने किसी मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए अपने गले की मोतियों की माला तोड़कर नर्तकियों की ओर उछाल दी, जबकि इधर कोषाध्यक्ष अपने कमरे में बैठा किसी हिसाब किताब में व्यस्त था। यह एक गोपनीय पत्र था जिसकी भाषा ऐसी थी कि अगर वो किसी के हाथ पड़ भी जाए तो वो उसका अर्थ न समझ सके। रात्रि जागरण का समय आ गया है और इस जागरण के लिए ईश्वर ने तुम्हारा चुनाव किया है। जब मगध सो रहा होगा, हमें जागना होगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। कुल 10 मशाल और 20 पहियों की व्यवस्था करो। कल रात्रि से यज्ञ प्रारंभ होगा। आज्ञा से कुबेर। ये गुप्त पत्र कोषाध्यक्ष ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर को लिखा था, जिसमें 10 गाड़ियों और 10 लोगों की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। पत्र लिखने के बाद कोषाध्यक्ष ने उस पत्र को अपने घोड़े की पीठ पर बांधा और उसे थपथपा दिया। जाओ धनुष, आशा है तुम एक बार फिर मुझे गर्व की अनुभूति कराओगे। अब तक सारा मगध सो चुका था। राजमहल से आने वाले संगीत की आवाजें भी थम चुकी थी। कोषाध्यक्ष भी चेहरे पर गंभीर भाव लिए घोड़े को रवाना करने के बाद काले कपड़े से अपना चेहरा ढककर अपने दूसरे घोड़े पर सवार हुआ और रात के अंधेरे और पेड़ों की झुरमुट के बीच गायब हो गया।